नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और हमारी चर्चा जारी है संविधान के विकास को लेकर। और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो भी साथ साथ चल रहा है। और साथ ही में संवैधानिक जो विकास है, संविधान कैसा होना चाहिए, इसकी भी डिमांड साथ साथ चल रही है। तो कल हमने साइमन कमीशन तक चर्चा कर ली थी, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक विकास का ही क्या है, पार्ट है। और उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंप दी थी। हमने ये भी जिक्र किया था कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। और गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और गांधी उस पैक्ट के आधार पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद अंततः 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। ठीक, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हिस्ट्री का। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो टोटल हुई थी तीनों की तीनों कहाँ हुई है? लंदन में। क्यों हुई, इसकी चर्चा करनी भी जरूरी है। तो देखते हैं कि क्यों हुई। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 गोलमेज सम्मेलनों का उल्लेख है। पहली हुई है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में। आइए देखते हैं कि हुआ कैसे कैसे। साइमन कमीशन ने सजेस्ट किया ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को टू कन्वेन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स टू टेक फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन ने ही रिकमेंड किया था किसको? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को कि एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें जिसमें शिरकत कौन करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब यहाँ पर क्या है? जहाँ पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से शासन चल रहा है। एंड द इंडियन स्टेट्स, दैट इज प्रिंसली स्टेट, टू टेक फाइनल डिसीजन कि किसी मुद्दे पर पहुंचा जा सके, या कह सकते हैं कि एक निर्णय लिया जा सके ऑन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। जो संवैधानिक सुधारों की बात हो रही है उस पर कुछ निर्णय लिया जा सके। इसके लिए आप क्या करिए? एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए। कहाँ? इंग्लैंड के लंदन में। तो ये तो इसकी भूमिका हो गई। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें शिरकत करी किस किसने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री पढ़ने के दौरान दीपावली घोषणा की। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, फैक्चुअल है। इसकी घोषणा करी थी तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को। 31 अक्टूबर 1929 को एक घोषणा की गई है जिसको कहते हैं दीपावली डिक्लेरेशन। अकॉर्डिंग टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज, जिसके अनुसार क्या है? ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू ग्रांट डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वुड बी हेल्ड इन लंदन। इसका पर्पस क्या था? कि भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किया जाए। ये घोषणा हुई है दीपावली डिक्लेरेशन, जिसको कहा जाता है। किसने करी है? तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने। डेट याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 1929 को। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा किसने लिया? अटेंडेड बाय 16 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स। 16 जो नुमाइंदे थे, ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? इंडियन स्टेट से आते हैं। तो थोड़ा मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा ताकि आपको थोड़ा सा मामला समझ में आए। किसने शिरकत करी इसमें? 16 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्रिंसली स्टेट है। 16 बाय ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। और कौन लोग बैठे थे? 16 ब्रिटिश राजनीतिक दल वाले लोग बैठे थे। और 57 सबसे अधिक कहाँ से थे? ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत से। कितने लोगों ने शिरकत करी थी? 57 लोगों ने। तो इस समझ सकते हैं कि टोटल कितने लोगों ने हिस्सा लिया होगा। आप जोड़ लीजिए इसको। ठीक, फिर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, डिप्रेस क्लास, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हैं जिन्होंने इसमें शिरकत करी थी। और हर किसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये 1 या 2 होते थे। जैसे कि भली बात आप परिचित होंगे कि मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन थे?
मोहम्मद अली जिन्ना, साथ में आगा खान भी है। इसी प्रकार से डिप्रेस क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कौन कर रहा था? नन अदर देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लिबरेशन फेडरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हु रिप्रेजेंटेड हिंदू महासभा एंड इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। कमेंट बॉक्स में आप मुझे हिंदू महासभा में कौन कौन से प्रतिनिधि थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, आप मुझे लिख के बताने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन भी देते रहता हूँ आपको, है ना। अच्छा, कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था एंड डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ने ये फैसला लिया होगा कि कांग्रेस तो यहाँ मौजूद है ही नहीं, तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो बिना निर्णय के समाप्त हुई है। अब बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन को समझने के लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है कि साथ में और क्या क्या चीज़ें हो रही थी, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। देखिए, याद करिए 1931 से 1931 दिसंबर सितंबर के बीच में। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1930 से लेकर 1931 के बीच का जो समय है भारत में, वो जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए जाना जाता है। अच्छी तरह आपको याद होगा। सुबह जिसकी दांडी मार्च से हुई थी 12 मार्च 1930, ठीक है। कैसे हुई थी? दांडी मार्च से। दांडी नाम का क्या है? एक समुद्री तट है जहां तक यात्रा की गई थी, पद यात्रा गांधी जी ने की थी अपने आश्रम से लेकर दांडी तक। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यहाँ पर कि कितने दिन में पहुंचे, कितने किलोमीटर की यात्रा करी, वगैरह वगैरह जो भी है। ये यात्रा किसको ध्यान में रख के बनाई गई थी? नमक के कानून को तोड़ने के लिए। सो व्हेन गांधी रीच्ड दांडी बीच ही ब्रोक द ऑब्नॉक्सियस सॉल्ट लॉ। और वो एक चुनौती थी किसके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए। आंदोलन काफ़ी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था और काफ़ी प्रभावशाली हो रहा है, ब्रिटिश को नुकसान हो रहा है। आंदोलन को रोका गया, ये कहकर गांधी इवेंट पैक करवाया गया। गांधी ने आंदोलन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और पहुंच गए कहाँ? दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, कहाँ? लंदन। इस पर छोटी चर्चा हमारी कल हुई भी थी। एज पर गांधी इरविन पैक्ट कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन मौजूद है? गांधी जी मौजूद हैं, लेकिन साथ में मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? गांधी। कॉन्फ्रेंस एंडेड एंड स्टेलमेट कंटिन्यूड। कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई और जो गतिरोध था वो बना रहा। गांधी का ऐसा मानना था कि जिस पर्पस से हमें यहाँ सब एकत्र हुए हैं वो पर्पस तो कोई दिखाई नहीं रहा है। सबको अपनी इंडिविजुअल डिमांड्स कर रहे हैं, सब लोग। भारत माता तो यहाँ है ही नहीं, जैसे कि मैंने कल भी कहा था इस बात को। तो माइनॉरिटीज इश्यूज कंटिन्यूड, और हम कह सकते हैं कि जो गतिरोध है वो बना रहा। गांधी लेफ्ट द कॉन्फ्रेंस एंड केम बैक टू इंडिया एंड रेज्यूम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी कुछ समय वहाँ रहे, ठीक, शिरकत करी, कई लोगों से वहाँ मिले हैं, लेकिन उनको पता चल गया था कि यहाँ से कुछ निकलने वाला है नहीं। गांधी जी वापस आ जाते हैं और पुनः शुरू करते हैं क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको पढ़े बगैर हम सीधे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये बताना जरूरी था। थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बेफिक्र रहिए। हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे ना इसको, तब पूरा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनफैक्ट यही सब चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर वो हमेशा याद रहें उससे भी काम चल जाता है, रिवीजन करने में आसानी रहती है। अब बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि गतिरोध तो दूर करना ही है। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। अगेन कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने शिरकत नहीं करी। द सेशन वॉज अटेंडेड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कह सकते हैं कि इस बार जो सेशन चल रहा है कॉन्फ्रेंस का, उसमें कुछ ही लोगों ने हिस्सा लिया था, जितना कि पहले और दूसरे में लिया था उससे काफ़ी संख्या कम थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने तीनों में लिया था, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन
ये इंपॉर्टेंट बात है। ड्राफ्टेड इट्स प्रपोजल, अपना प्रस्ताव ड्राफ्ट किया फॉर द रिफॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बातचीत वहाँ चल रही है डिस्कशन के दौरान, उसके बाद ब्रिटिश सरकार इस नतीजे पर पहुंची है। जॉइंट कमेटी, एक संयुक्त समिति बनाई गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव द प्रपोजल, इस प्रस्ताव को अप्रूव मिल गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। तभी तो मैंने कहा कि भारत के भाग्य का फैसला ब्रिटिश में हो रहा है, अर्थात ब्रिटिश के पार्लियामेंट में हो रहा है। तो ये जो सारे जो कार्यक्रम हैं, इसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसी को हमने बाद में अडॉप्ट भी किया। ओके, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक, अब देखते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसके कुछ अंश पढ़ लेते हैं। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन व्हाट? द यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। क्या प्रपोजल्स या प्रावधान रखे गए थे इसमें? इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। यानी कि एक फेडरेशन, एक संघ बनाया जाए जिसमें कौन शामिल होगा? यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत के प्रांत प्लस देसी रजवाड़े वाले जो राज्य हैं वे। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू 3 लिस्ट। ठीक, डिवीजन ऑफ पावर इनटू 3 लिस्ट, ये सारे जिक्र बाद में पढ़ेंगे आप। फेडरल यानी कि संघीय, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, और जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है ना, वो किस पर छोड़ दिए गए? गवर्नर जनरल पे। जैसे कि रेसिडुअरी पावर आज भी किसके पास रहती है? अगर आप पढ़ें आपको पता चलेगा कि जो रेसिडुअरी पावर है 3 लिस्ट के अतिरिक्त, वो संसद के ऊपर छोड़ दी गई है। केंद्र सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, इसका बंटवारा हमको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, बिल्कुल साफ साफ, है ना। लेकिन कुछ बातें जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, वो किस में डाल दी गई है? अवशिष्ट शक्तियां उसको कहते हैं, पार्लियामेंट में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज स्टैब्लिश्ड एंड एबॉलिशन ऑफ डायरकी, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, जो प्रांतों में लागू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। यह अधिनियम काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, और इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है हमारे किसमें? संविधान में। तो जब संविधान लिखा जा रहा था 1946 से लेकर 1949 के बीच में, तो इसमें जो भी धाराएं, जो भी एक्ट, जो भी आर्टिकल्स इसमें थे, वो सारे के सारे इसमें डाल दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ, और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी कई सारे हैं इसमें होने को। ठीक, तो आगे का क्रम ये चलता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब आगे का क्रम कुछ इस तरीके से चलेगा कि 1935 का आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बाद घटनाक्रम पहुंचता है 1937 में, जहां पर हम देखते हैं कि इस एक्ट के अनुसार भारत में क्या कराए गए? प्रोविंशियल इलेक्शन कराए गए, अर्थात चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी पार्टीज देखती रह गई। मुस्लिम लीग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और सरकार किसकी बनी? प्रांतीय सरकार कांग्रेस की बनी। कांग्रेस के इस कार्यकाल को 28 माह का शासन कहते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट? 28 मंथ रूल ऑफ कांग्रेस। काफी डिटेल में जाना पड़ेगा इसमें कि इस 28 महीने में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने कौन कौन से एक्ट पास करवाए और क्या क्या इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड, और सरकार ने कांग्रेस की बिना सहमति के कांग्रेस को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। ये आप हमारे साथ हैं। कांग्रेस ने इस चीज को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम आपके साथ शामिल नहीं है। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, और इस तरीके से मिनिस्ट्री क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो इस तरीके से सिर्फ 28 महीने का ही शासन कर पाई सरकार। ओके, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जारी है। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस, दुनिया भर की चीजें हुई यहाँ पर, वो हमको नहीं पढ़ना है। 1940 में हम देखते हैं मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी दे दी है, अर्थात द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा विषय है, अलग से पढ़ा जाएगा। 1942 का
क्रिप्स मिशन ये हिस्टोरिकल ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कम है। 1945 का वेवल प्लान, जिसको डिस्कस करने के लिए शिमला में मीटिंग बुलाई गई। मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये से कुछ भी समाधान नहीं निकल सका और 1946 का फाइनली कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिए उसको सभी दलों ने एक्सेप्ट किया। मुस्लिम लीग ने इसको ये कहकर एक्सेप्ट किया कि हमारी पाकिस्तान की मांग जारी रहेगी और हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा बनी और संविधान सभा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दरअसल मैं आपको यहाँ तक पहुँचाना चाह रहा था, संविधान सभा तक। अब संविधान सभा से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी संविधान में हमको क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली ये जो पिछले 2 दिन हमने जो चर्चा करी है ना, आज को लेकर 3 दिन, ये हमने इसकी सिर्फ भूमिका को समझा है। क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, दिस इज मोर टुवर्ड्स हिस्टोरिकल पार्ट, ओके। लेकिन फिर भी कल के लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन के कुछ प्रोविजंस को देखेंगे और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आसान शब्दों में, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और इसको फॉरवर्ड करिए अपने मित्रों तक और सरल भाषा में जो मैं समझा सकता हूँ आपको समझाऊंगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए ताकि और सुधार किया जा सके, क्योंकि सुधार करने के लिए स्कोप हमेशा रहता है, ठीक है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी कल। थैंक यू।